नमस्कार दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। आज रिया का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके मार्क्स बेहतर ही आएंगे। वह खुशी से चहकती हुई अपने कॉलेज पहुंची और अपने दोस्तों से बातें करने लगी। इसके बाद हम सब ना जाने कहाँ होंगे, कौन क्या करेगा भगवान जाने। पहली लड़की बोली, तुम लोगों का तो पता नहीं, मेरा तो फिक्स है शादी। शादी के बाद पति और ससुराल से छुट्टी मिली तो अपने ग्रुप में हाय बाय भी कर लूँगी मैं। दूसरी लड़की बोली, मैंने तो सोच लिया कि मैं आईएएस अफसर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी। शादी वादी के लिए अभी बहुत उम्र बाकी है, 21 के ही तो हुए हैं अभी हम लोग। रिया बोली, तुम्हारे पापा मान जाएंगे क्या? कितना मुश्किल से तो उन्होंने तुम्हें कॉलेज भेजा था। दूसरी लड़की बोली, तब की तब देखेंगे, मनाएंगे हम अपने पापा को, और क्या। रिया बोली, चल चल अपने रिजल्ट्स देखते हैं हम, जो करना होगा सब बाद में करना। पहली लड़की बोली। फिर तीनों अपने अपने रिजल्ट्स देखने पहुंच गईं। रिया के 80% मार्क्स थे। पहली और दूसरी लड़की के क्रमशः 62% और 65% मार्क्स थे। रिया अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। देखना, इतने अच्छे मार्क्स देखने के बाद पापा पक्का मान जाएंगे, रिया बोल पड़ी। फिर सब अपने अपने घर पहुंची। घर जाने के बाद रिया ने देखा कि उसकी दीदी पिंकी आई थी। दीदी आज अकेले अकेले कैसे आ गई? जीजाजी कहाँ हैं? उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो नहीं आ पाए, कल आएंगे वो लड़के वालों के साथ। पिंकी बोली, लड़के वालों के साथ मतलब? रिया सोचती हुई अपनी दीदी से पूछी। कल मेहमान कुछ लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं तुम्हें दिखाने को। फोटो में तुम उन्हें पसंद हो, बाकी कल बात पक्की हो जानी चाहिए। रिया की माँ बोली, पर पापा आपने तो बोला था ना कि मेरे मार्क्स अच्छे आए तो आप मुझे आईएएस की तैयारी करने देंगे। फिर ये क्या, देखिए मेरे 80% मार्क्स आए हैं, प्लीज़ पापा ऐसा मत करिए। रिया रोती हुई बोलने लगी, वो सब बीती बातें हैं, कल चुपचाप तैयार हो जाना अच्छे से। पापा बोले, पर पापा जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, काला काला हो गया है धूप में। रिया की बात बीच में ही काट कर माँ ने उसे बुला लिया। चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई और कमरे में खुद को बंद कर रोने लगी। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह 10 बजे रिया के जीजाजी कुछ लोगों के साथ पहुँचे। नाश्ता पानी करने के बाद रिया चाय लेकर आई, साथ में पिंकी भी थी। रिया थोड़ी सी सांवली थी, पर उसके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वो काफ़ी सुंदर दिखती थी। लड़के वालों ने तो रिया की फ़ोटो देखने के बाद ही उसे पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी वो सामने से देखना चाहते थे ताकि लड़की की कोई दुर्लभता हो तो दिख सके। रिया उन्हें पसंद आई। जीजाजी के मोल तोल के बाद एक बाइक और 5 लाख नकद के साथ रिया की शादी फिक्स हो गई। अगले 10 दिनों के बाद छेका की रस्म रखी गई थी। शाम को रिया अपने दीदी और जीजाजी को समझाती रही कि अभी बहुत समय है शादी के लिए, मुझे एक बार आईएएस की तैयारी कर लेने दीजिए। अगर नहीं हुआ तो आप लोग जहां और जिससे बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी। रिया की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ दीदी और जीजाजी पर। उल्टा वो लोग उसे समझाते रहे कि लड़का बैंक में है, शहर में रहता है, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझने समझाने का सिलसिला छेका की रस्म के 10 दिन तक चलता रहा। छेका का रस्म अच्छे से हो गया। रिया अब समझ चुकी थी कि कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद रिया अब दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी। माँ उसे कहीं जाने ही नहीं देती थी।
रिया दिन भर अपने कमरे में बैठ आईएएस की तैयारी के लिए उससे जुड़ी हुई किताबें और टेस्ट देने लगी। 2 महीने बाद रिया की शादी की तारीख भी रखी जा चुकी थी। इन 2 महीनों में रिया अपनी तैयारी में व्यस्त रही और सोचती रही कि अगर शादी हो गई तो वो अपने सपने कैसे पूरे करेगी, क्योंकि उसके होने वाले पति रवि ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वो घर में ही रहने वाली है, काम धंधा मैं कर लूँगा, हमारे यहाँ की औरतें बाहर काम नहीं करती हैं। रिया काफ़ी परेशान रहने लगी थी, लेकिन वह कुछ कर पा नहीं रही थी। रिया की शादी के अगले ही दिन यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम का डेट था। तिलक की रस्म होने के बाद रिया को हल्दी लगाया जा रहा था। अगले दिन बारात आने वाली थी। रिया बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी दोनों सहेलियां भी उसे यही बोल रही थी कि आईएएस छोड़ो, रवि की पत्नी बन जाओ रिया। शाम में बारात आने तक रिया ने फैसला कर लिया कि वो शादी से ही भाग जाएगी, घर परिवार की इज्जत जाए तो जाए। उसने खुद को अपने कमरे में बंद किया और एक पत्र लिखने लगी। पत्र लिखने के बाद उसे दुल्हन के कपड़े के ऊपर रखा और वहां से किसी तरह बचती बचाती निकल गई। जयमाल की रस्म की तैयारी होने लगी थी। पिंकी और माँ रिया को लेने उसके कमरे में पहुँचे। बिस्तर पर दुल्हन के कपड़े पड़े थे और रिया वहां नहीं थी। पिंकी ने तुरंत जीजाजी को बताया। जीजाजी तुरंत बाहर भागे और कुछ लोगों के साथ रिया को खोजने निकल पड़े। माँ पापा के साथ पिंकी पत्र पढ़ने लगी। प्यारे घर वाले, मैं आपकी रिया, अपनी मर्जी से मैं ये शादी छोड़कर जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को कितना समझाया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोग मेरी सुने ही नहीं। मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगी वापस आ जाऊँगी, पक्का नहीं बनी तो इस दुनिया को छोड़ दूँगी। मैं अपना ख्याल खुद से रख लूँगी। माँ तुम चिंता मत करना, तुम सिर्फ पापा का ख्याल रखना, उन्हें ज़्यादा चिंता करने मत देना, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी मैं शायद ही आपको माफ़ कर पाऊँ, क्योंकि मेरी शादी की चिंता आपको ही ज़्यादा थी। मानती हूँ कि आपके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन आपने उन सपनों को अपने साइड में दबा लिया। मुझसे ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने सपने पूरे करने। आप सबकी लाडली रिया। पत्र पढ़ने के बाद माँ वहीं पलंग पर गिर गई। पिंकी की आंखों में आंसू थे। पापा जहाँ खड़े थे वहीं मूर्ति बने खड़े रहे। लड़के वालों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाया और जीजाजी से तो उन लोगों की हाथापाई भी हो गई। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। रवि के दोस्तों ने रिया पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि भाग गई होगी अपने किसी प्रेमी के साथ, और ये लोग कोई झूठी कहानी बनाकर सुना रहे हैं हम लोगों को। प्रेमी के साथ भागने वाली बात जंगल में आग की तरह फैल गई। कई दिनों तक रिया के घर वाले अपने घर से बाहर नहीं निकले। रिया के भागने के कारण उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। घर से भागने के बाद रिया नज़दीकी स्टेशन पहुंची और वहां से उसने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के बाद रिया पटना पहुंची, जहां उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा था। स्टेशन पर उतरने के बाद रिया को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे लगा कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है, लेकिन अब घर वापस जाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया होगा वहाँ। रिया सोचती रही। रात भर जगे रहने और टेंशन के चलते रिया की तबीयत भी खराब हो गई। वह किसी तरह एग्ज़ाम देने पहुंची और पेपर दिया। रिया को लगा कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया है
वह एग्ज़ाम देने के टाइम भी सोचती रही कि घर जाऊं कि नहीं जाऊं। एग्ज़ाम देने के बाद वह घर नहीं गई, पटना में ही रह गई। कुछ दिनों में उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और स्कूल के पास ही एक रूम लेकर रहने लगी। वह अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी। कुछ महीनों के बाद यूपीएससी प्री का रिजल्ट निकला, लेकिन उसमें रिया का नाम नहीं था। रिया पूरी तरह फूट फूट कर रोती रही। उसे अपने किए पर पछतावा भी होने लगा था। अब उसे लगा कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के हालात के बारे में सोचकर वह डर जा रही थी। रिया ने अपना नंबर भी बदल लिया था। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। रिजल्ट नहीं आने के बाद रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अगले दिन अपनी माँ को फ़ोन किया और रोने लगी। अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगने लगी। रिया के रोने की आवाज़ सुनकर माँ भी रोती हुई रिया से पूछने लगी कि कहाँ हो, कैसी हो। रिया जब तक कुछ बताती, माँ के हाथ से पापा ने मोबाइल ले लिया और बोला, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जिस दिन तुमने हमारी फिक्र किए बिना यहाँ से भाग गई थी, उसी दिन से हमने तुमसे सारा रिश्ता खत्म कर लिया था। वैसे भी कुछ बनी तो हो नहीं, अभी तक मर क्यों नहीं जाती हो तुम कहीं जाकर। रिया इतना सुनने के बाद रिया ने फ़ोन काट दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिया को भी लगा कि वो कुछ नहीं बन सकती, तो उसे मर ही जाना चाहिए। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गांव में अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। काफ़ी देर यही सब सोचते सोचते वह कमरे से निकल पड़ी। सड़क पर आकर रिया ने नदी की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ा, पर पूरे रास्ते वह रोती रही और अपने जीवन के बारे में सोचती रही। नदी के पास पहुंच रिया पानी में पैर डाल एक किनारे अकेले बैठ गई। उसने अगल बगल देखा, कोई नहीं था। थोड़ी दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे और नदी के बीच में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। रिया थोड़ी दूर खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। सारे बच्चे एक साथ ही खेल रहे थे, लेकिन एक छोटा सा लड़का अलग अकेले खेल रहा था। उसके पास एक गेंद थी जिसे वह थोड़ी दूर बालू में गड़े एक डंडे पर मार रहा था। वह लड़का गेंद फेंकता, लेकिन गेंद उस डंडे पर नहीं लगता था। लड़का बार बार गेंद डालता, डंडे की तरफ फेंकता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। कुछ समय बाद वह थक कर वहीं बैठ गया और पास खेल रहे बच्चों को देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वह फिर से उठा और गेंद से डंडे पर निशाना लगाया। इस बार गेंद सीधे डंडे की ओर लगी और लड़का खुशी से नाचने लगा। रिया सब देख रही थी। लड़के को नाचते देख रिया ताली बजाने लगी। तभी वहां नवीन पहुंचा। नवीन रिया के साथ ही स्कूल में पढ़ाता था। दोनों हम उम्र थे, तो अच्छी दोस्ती भी हो गई थी दोनों में। रिया का यूं नदी किनारे देख नवीन थोड़ा चौंक गया था। हाय रिया, आज यहाँ कैसे? कभी बताई नहीं आप कि आप भी नदी के किनारे आती हैं। नवीन बोलते हुए रिया के पास ही बैठ गया। नवीन को यहाँ देख रिया हड़बड़ा गई थी। वह अपने आंसू पोंछने लगी और चेहरे को साफ करने लगी। नवीन ने भी रिया के चेहरे की तरफ देखा और बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही आंखों में बालू चला गया था। रिया बोली, अच्छा, मतलब हमसे झूठ बोलेंगी आप? बताइए, कुछ हुआ है क्या? नवीन बोला, बोली तो कुछ नहीं हुआ है मुझे, क्या होगा? रिया बोली, अच्छा, ताली क्यों बजा रही थी आप? सभी बच्चों की तरफ देखकर नवीन ने सवाल किया। वो जो अकेला बच्चा है ना, वो गेंद को बार बार
उस डंडे पर मार रहा था लेकिन लग नहीं रहा था। फिर लास्ट में लग गया तो वो खुशी से नाचने लगे और पता नहीं क्यों मैं ताली बजाने लगी। इतना बोलने के बाद रिया को कुछ एहसास हुआ। वह फिर से सोचने लगी कि मेरा भी तो ये पहला ही प्रयास था और मैं हार मान गई। इस बच्चे की तरह मैं भी अगली बार मेहनत करके सफलता पा सकती हूँ। क्या हुआ, क्या सोचने लगी आप? नवीन ने रिया के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोला। रिया भी चौंक कर बोली कि कुछ नहीं हुआ। देखिए, कुछ तो बात जरूर है जो आप बता नहीं रही हैं। बता दीजिए, दिल खाली हो जाएगा आपका, तभी तो इसमें कोई आएगा भी। नवीन हंसते हुए बोला। रिया कुछ बोलती इससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। रिया ने देखा तो उसकी दीदी पिंकी का फोन था। फोन उठाकर रिया कुछ दूर चली गई और बातें करने लगी। कैसी हो रिया और कहाँ हो तुम? यहाँ से जाने के बाद हमने तुम्हें कितना खोजा लेकिन तुम्हारा कोई पता न चला। छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाता है क्या? तुम ही बताओ रिया। पिंकी बोली। दीदी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था उस वक्त, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती थी। तुम लोगों को तो सिर्फ अपने मन का करना था। कुछ महीनों का ही समय मांगा था मैंने तुम लोगों से बस। रिया इतना बोलकर फिर से रोने लगी। देखो रिया, तुम रो मत। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और घर चली आओ। घर आ जाओगी तो पापा भी कुछ दिनों में मान जाएंगे। जब से तुम माँ से बात की हो वो रोए ही जा रही हैं। आ जाओ ना वापस घर। पिंकी बोली। अब मैं नहीं आ सकती। अब जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। माँ को बोल दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ और मेरी चिंता ना करे, कहकर रिया ने फोन काट दिया। किसका फोन था और रो क्यों रही हैं आप? नवीन उसके पास जाकर पूछा। नहीं, ऐसे ही, कोई बात नहीं है। रिया बोली। नहीं, कुछ तो बात है, आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म ही समझिए आप। नवीन बोला। ऐसा मत बोलिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी पिछली बातें किसी और को पता चले। बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ मैं महीनों पहले। रिया बोली। आप बताइए तो हमको, हम एकदम सीक्रेट ही रखेंगे इस बात को। नवीन बोला। अच्छा चलिए, रास्ते में बताती हूँ, शाम भी हो गई है, कहकर रिया नवीन के संग आगे बढ़ी और अपनी पिछली बातें नवीन को बताने लगी। रिया की कहानी सुन नवीन भी थोड़ा परेशान हो गया था। फिर दोनों अपने अपने रूम पर चले गए। रात में नवीन ने रिया के व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा और नीचे लिखा कि लग जाइए अब तैयारी में, बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया, अब की बार सबको दिखा देना है। थोड़ी देर के बाद रिया ने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि नवीन का मैसेज था। रिया ने मैसेज देखा और नवीन को रिप्लाई किया कि कोशिश करते हैं, बाकी क्या होता है देखते हैं, मिलके तैयारी करेंगे ना, इस बार दोनों सब आसान हो जाएगा। नवीन का रिप्लाई आया। ये आखिरी कोशिश करके देखते हैं हम। रिया रिप्लाई दी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जानती है ना आप? नवीन ने रिप्लाई दिया। हाँ, कल स्कूल में मिलते हैं, अभी सर दर्द हो रहा है, सो जाती हूँ मैं, गुड नाइट। रिया ने रिप्लाई दिया। गुड नाइट नवीन लिखा। फिर अगले दिन दोनों स्कूल में मिले और लंच ब्रेक में एक चार्ट बनाया कि क्या कब और कैसे पढ़ना है और उसी शाम से दोनों पढ़ाई में जुट गए। कुछ ही महीने का समय था उनके पास तैयारी करने के लिए। रिया 2 साल बाद। रिया के पिताजी हर रोज सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे। 2 पेज पढ़ने के बाद उन्होंने तीसरा पेज निकाला, तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी।
ये तो रिया की फोटो है और उसकी फोटो अखबार में कैसे छपी। रिया के पिताजी मन ही मन सोचने लगे। उन्होंने पूरी खबर पढ़ी तो पता चला कि रिया बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर गई है। वह तुरंत रिया की माँ को ये खबर सुनाते हैं। माँ मन ही मन रिया को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। फिर वह अंदर जाकर फ़ोन देखती हैं कि कहीं रिया का फ़ोन तो नहीं आया है ना। रिया की माँ बीते हुए सालों में कई बार रिया को फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया के पिताजी के चलते नहीं कर पाती थी। इन बीते 2 सालों में रिया और नवीन दोनों ने पूरा जी जान लगा दिया था परीक्षा की तैयारी में, और इसी मेहनत की बदौलत आज दोनों अपने पहले ही प्रयास में बिहार पीसीएस की परीक्षा पास कर लिए। 5 दिन पहले जब परिणाम निकला था और रिया ने अपना नाम उसमें देखा तो वह पागलों की तरह उछलने कूदने लगी और फिर अचानक से शांत होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही नवीन का फ़ोन आया और नवीन ने उसे नदी के किनारे बुलाया ताकि उसे समझा सके। नदी किनारे पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को बधाई दी। फिर नवीन रिया को समझाने लगा, देखो रिया, पिछले 2 सालों में तुम अपने घर वालों से बात नहीं की हो। एक बार बात करके देखो, क्या पता ये खबर सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया हो। है तो वो तुम्हारे माता पिता ही ना, आखिर कब तक गुस्सा रहेंगे। उस समय की हुई गलती को अब तो माफ़ कर देंगे। तुम एक बार बात करके तो देखो। रिया ने अपना कुछ सोचकर फ़ोन निकाला और माँ के पास फ़ोन लगाने लगी। काफ़ी प्रयास के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। हर बार नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज बता रहा था और 1-2 बार कोशिश करके देखो। नवीन बोला, नहीं, मुझे पता है कि फ़ोन नहीं लगने वाला है। रिया बोली, वह अभी भी परेशान थी। तुम अपने घर क्यों नहीं जाकर देखती, क्या पता सामने से देखने के बाद उनका दिल पसीज जाए और तुम्हें वो माफ़ कर दे। नवीन बोला, कोशिश करती हूँ मैं। रिया बोली। अगले दिन रिया अपने घर के बाहर थी। दरवाज़ा खुला था। गांव के घरों में दरवाजे अक्सर खुला ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ लोग साफ दिल से आते हैं, आकर आवाज़ देते हैं और फिर ढेर सारी बातें होती हैं। वहीं शहरों में घंटी बजाने के बाद दरवाजे पर खड़े रहो। कई बार लोग अंदर आने के लिए भी नहीं पूछते हैं। रिया अपने घर के अंदर पहुंचती है। कदमों की आहट सुनकर अंदर से माँ की आवाज़ आती है। कौन? रिया घबरा जाती है और उसकी आवाज़ अंदर ही रह जाती है। तब तक अंदर से माँ बाहर आती है और रिया को देखती है। वह तुरंत रिया को गले से लगाकर रोने लगती है। माँ को पकड़ रिया भी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं और माँ रिया से कई सारे सवाल एक साथ ही पूछ बैठती है। कहाँ थी इतने सालों से, कहाँ रहती थी, क्या करती थी, और भी कई सारे सवाल जो माँ ने एक ही बार में रिया से पूछ डाले थे। रिया धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब माँ को देने लगी। तभी रिया के पिताजी बाहर से आते हैं। उन्हें देख रिया सिर झुका खड़ी हो जाती है। माँ खड़ी होकर बोलती है, देखिए जी, रिया आ गई अपने घर वापस। अब आप इसको कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो ये कहीं फिर से न चली जाए। रिया के पिताजी थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर रोते हुए हाथ जोड़कर रिया से माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटी, माफ़ कर दो मुझे, मैं समझ नहीं सका था उस समय, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे उस समय, माफ़ कर दे बेटी हमें। पापा, ऐसा मत बोलिए, गलती मेरी थी, मुझे ऐसे भाग के नहीं जाना चाहिए था। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा ही नहीं पाई थी उस समय। रिया रोते हुए बोली। पिंकी और उसके पति भी तब तक घर पर आ गए। रिया घर आने से पहले पिंकी से बात की थी और उसे बताया था
कि मैं घर जा रही हूँ। सभी लोग मान गए थे और रिया के घर वापस आने से खुश भी थे। सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि रिया का बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद रिया के पिताजी घर से बाहर यूं ही घूमने निकल गए। आज तक जो लोग रिया पर लड़के के साथ भागने का इल्ज़ाम लगाकर रिया के पिताजी को खरी खोटी सुनाते थे, आज अखबार में खबर पढ़ने के बाद वही लोग रिया के पिताजी को बधाई दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। किसी के बारे में एक अच्छी खबर उसका बीता हुआ कल भुला देती है शायद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।